हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने एप्पल इंग्लिश क्लासेस को लेकर के। दोस्तों, इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, कब एक्टिव में बात करते हैं, कब पैसिव में बात करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर वेदर ही हैज़ टू यूज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके, एंड लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑल्सो। मैंने आपको बताया था कि जब आप सब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहें, व्हेन यू वांट टू हाईलाइट द सब्जेक्ट, सो यू मस्ट यूज एक्टिव वॉइस। बट इफ यू वांट टू हाईलाइट द एक्शन परफॉर्म्ड रादर देन सब्जेक्ट, देन यू मस्ट यूज पैसिव वॉइस। बहुत क्लियरली मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, और एक्टिव को कैसे पहचानते हैं और पैसिव को कैसे पहचानते हैं, और इसको लेकर के मैंने पूरे एक्टिव वॉइस जो हिंदी है एंड कैसे होता है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और पैसिव वॉइस की हिंदी कैसे होती है और उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी है। इसको टू बी का यूज हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कैसे करते हैं, जिससे कि पैसिव वॉइस फॉर्म होता है। मैंने लिखा है ए फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी इज कंबाइंड विद अ पास्ट पार्टिसिपल टू फॉर्म अ पैसिव वॉइस। यानी टू बी के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, किस सिचुएशन में बनाते हैं, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले जो पैसिव वॉइस जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका पैसिव फॉर्म है, उसको हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या सिचुएशन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रांसलेट करना बहुत ही ईजी बात है, आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन जब उसको हम सिचुएशन के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे तो बात कुछ बदल जाती है। अब मैंने बोला है कि सब्जेक्ट बी फॉर्म इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां पे बी फॉर्म में मैंने इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये आपको पता है इज कहां पे लगाते हैं, ही सी इट और सिंगुलर नंबर हो या कोई नाम हो तो वहां पे इज लगाते हैं, एम आई के साथ लगाते हैं, और आर जो है वी यू दे और प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ लगाते हैं। उसके बाद टू बी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इसको कब लगाते हैं, मैंने लिखा है कि नो कंपल्सन, यानी काम को तो करना है लेकिन उसमें कोई कंपल्सन ना हो, उसके लिए हम जो है हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं कि टू बी के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन उसके पहले जो बी फॉर्म है वहां पे हम इज एम आर को लगाते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, एग्जाम्पल है कि ये काम जैसे बोला, देखिए क्रिया प्लस जाना है, यानी लास्ट में बोलते समय जाना है शब्द जब आता है तो उस समय हम इसको यूज करते हैं। लेकिन कोई काम किया जाना है उसमें कंपल्सन नहीं है, वो अभी हो सकता है, बाद में कर सकते हैं। उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो हम टू बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा करके पैसिव वॉइस जो फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हमें करना है कि ही इज एम आर टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो वर्ब मतलब जो क्रिया जो करना है उसके थर्ड फॉर्म को हम यूज कर लें। एक सेंटेंस है कि दिस वर्क इज टू बी डन, यह काम किया जाना है। यह काम किया जाना है मीन्स यू कैन टेक योर ओन टाइम, आज करना है, कल करना है, परसों करना है, लेकिन यह काम किया जाना है तो वहां पे हम बोलेंगे दिस वर्क इज टू बी डन, दिस वर्क इज टू बी डन। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोलना है कि ये पत्र डिस्पैच किया जाना है, भेजा जाना है, तो हम क्या बोलोगे, लेटर्स है तो यहाँ पे आर लग जाएगा, क्या होगा, दीज लेटर्स आर टू बी डिस्पैच्ड। यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि तुरंत ही और अभी करना है, लेकिन जब ये बात कंपल्सन की हो जाए कि नहीं आज ही भेजा जाना है, तुरंत ही भेजा जाना है, तो वहां पे हम इज एम आर का यूज नहीं किया। वहां पे बी फॉर्म में हमको हैज और हैव यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया देखिए, सब्जेक्ट हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये आपको पता है कि हैज और हैव कहाँ लगाते हैं, प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो काम किया जाना। इसी ट्रांसलेशन को मैं
अब एक कंपल्सन मान के यहाँ मैंने लिखा है कि सिचुएशनल कंपल्सन, यानी कि काम को किया जाना है, तुरंत किया जाना है, अभी किया जाना है। अगर जो सिचुएशनल कंपल्सन आ जाएगा तो वहाँ आपको हैज और हैव लगाना पड़ेगा इज एम आर के यहाँ पे। अब इसी को जो ट्रांसलेशन ऊपर था उसी को मैं सिचुएशनल कंपल्सन में डाल करके ट्रांसलेट करता हूँ। तो ऊपर वाले में इज एम आर था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये काम किया जाना है, तो वहां पे क्या लगाओगे, दिस वर्क हैज टू बी डन, यानी कंपल्सन है। इसी तरह ये पत्र भेजे जाने हैं, डिस्पैच किए जाने हैं, तो वहां पे आर की यहाँ पे क्या लगाओगे, लेटर्स है तो आप हैव लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर्स हैव टू बी डिस्पैच्ड। आपको समझ में आ गया। अगर जो कंपल्सन नहीं है तो आप बी फॉर्म में इज एम आर लगाएंगे, लेकिन अगर जो सिचुएशनल कंपल्सन है तो आपको इज एम आर के यहाँ पे हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ओके, अब इसको पास्ट टेंस में, अब यहाँ पे था किया जाना है, कोई काम किया जाना है। अब वही अगर जो जाना था तो उसमें भी दो सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन क्या है, पास्ट फॉर्म में वाज और वर लगाएंगे, जहां इज एम आर था वहां पे वाज वर, लेकिन वो कब लगाएंगे कि जब आपको लगता है कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क नॉट कंप्लीटेड, तो उस समय हम क्या करेंगे, वाज और वर लगाएंगे। चलिए, जो ऊपर वाला ट्रांसलेशन था उसी को मैं पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करता हूं, और जब वो काम नहीं किया गया हो तो कैसे आप बोलो, उसका क्या स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां लिखा है वर्क नॉट कंप्लीटेड, यानी काम को पूरा नहीं किया गया। तो जैसे ये बोल रहा है कि दिस वर्क वाज टू बी डन, यह काम किया जाना था लेकिन काम हुआ नहीं, तो वहां पे क्या लगाओगे, दिस वर्क वाज टू बी डन। इसी तरह लेटर भेजा जाना था लेकिन भेजा नहीं गया, तो वहां पे क्या लगाओगे, दीज लेटर्स वर टू बी डिस्पैच्ड। वहां पे वाज था, सिंगुलर नंबर था, क्योंकि लेटर्स है तो यहाँ पे वर लगाएंगे, तो क्या होगा, दीज लेटर्स वर टू बी डिस्पैच्ड। अब देखिए दूसरा सिचुएशन देखिए, जब काम पूरा हो गया, तो उस समय हम वाज और वर के जगह पे हैड लगाएंगे। जैसे ये काम तो किया ही जाना था, यानी काम पूरा हो गया, वर्क कंप्लीटेड। यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया कि काम जो पूरा हो गया है, तो जब काम पूरा हो गया तो वहां पे आप वाज वर न लगा करके हैड लगाएंगे, तो वहां का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू बी प्लस वर का थर्ड फॉर्म। एक्शन कंप्लीटेड अंडर सिचुएशनल कंपल्सन, यानी काम को जो है सिचुएशनल कंपल्सन के अंदर जो है परिस्थिति के अनुसार पूरा हो गया है, उस समय आपको बोलना था कि ये काम तो किया जाना था, मैंने कर लिया, ये पत्र तो भेजे जाने थे सो मैंने भेज दिया। यानी जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें वाज और वर न लगा करके आप क्या लगाओगे, हैड लगाओगे, यानी सब्जेक्ट हैड टू बी पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्क का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैड टू बी डन सो आई डिड इट, इसलिए मैंने कर दिया। और उसी तरह लेटर से क्या है कि ये पत्र तो भेजे जाने थे सो मैंने भेज दिया, यानी अब चाहे बाद में बनाओ कि भेज दिया चाहे नहीं भेज दिया, लेकिन ये शो करता है कि आपने काम को पूरा कर लिया। तब क्या बोलोगे, दीज लेटर्स हैड टू बी डिस्पैच्ड। तो अभी मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट में बताया कि कैसे टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम पैसिव वॉइस को बताने जा रहा हूं। इसी को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे जो कैन मे माइट, इसका यूज हम कैसे करते हैं एक पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, और इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या पर्पज है यूज करने के लिए। अब यहाँ पे पैसिव फॉर्म बनाने के लिए कैन, कैनॉट, ये कैन और कैनॉट जो होता है वो किसी चीज़ की एबिलिटी और इनएबिलिटी बताता है। कैन बोल करके हम किसी चीज़ की एबिलिटी बनाते हैं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी ये हमारी एबिलिटी बता रहा है। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हमारी इनएबिलिटी बताता है। अब इसको पैसिव फॉर्म में बताने के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कैन, कैनॉट, बी एट पॉइंट, यहाँ बी फॉर्म नहीं बी लगाना पड़ेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, टू शो एबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ समबडी और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी चीज की क्षमता और अक्षमता को बताने के लिए हम कैन और कैनॉट का यूज करते हैं और पैसिव फॉर्म करते हैं। जैसे ये काम
मैं एक काम कर सकता हूँ, एक तो एक्टिव वॉइस है और एक काम किया जा सकता है, ये पैसिव वॉइस है। तो चीज़ें की जा सकती हैं, नहीं की जा सकती हैं, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें कैन और कैन नॉट के साथ बी लगाना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे इंग्लिश भाषा आसानी से बोली जा सकती है और इंग्लिश भाषा आसानी से नहीं बोली जा सकती है। अब ये पैसिव फॉर्म है, हिंदी में बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, ये एक्टिव है, लेकिन बोली जा सकती है और नहीं बोली जा सकती है, वो पैसिव फॉर्म है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैन बोली जा सकती है तो कैन के साथ हमें बी लगाना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी स्पोकन इजिली, यानी इंग्लिश भाषा आसानी से बोली जा सकती है। लेकिन अगर ये बोलना है कि इंग्लिश भाषा आसानी से नहीं बोली जा सकती है तो आपको कैन नॉट लगाना पड़ेगा या कांट। तो क्या बोलोगे, इंग्लिश लैंग्वेज कैन नॉट बी स्पोकन इजिली। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको बोलना है कि ये भारी पत्थर आसानी से उठाया जा सकता है और ये भारी पत्थर आसानी से उठाया नहीं जा सकता। उठाया जा सकता है, उठाया नहीं जा सकता है, पैसिव फॉर्म है। लेकिन उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता हूँ, एक पर्सनल, एक आदमी जो है अपनी क्षमता या क्षमता बता सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम एक्शन परफॉर्म की बात कर रहे हैं कि ये भारी पत्थर आसानी से उठाया जा सकता है। तो क्या बोलोगे, दिस हैवी स्टोन कैन बी लिफ्टेड इजिली, या उठाया जा सकता है तो क्या बोलोगे, दिस हैवी स्टोन कैन बी लिफ्टेड। अगर तो यही बोलना है कि ये भारी पत्थर नहीं उठाया जा सकता है तो क्या बोलोगे आप, दिस हैवी स्टोन कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो आपने क्या देखा, कैन और कैन नॉट के साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम जो कार्य हो रहा है उसकी क्षमता और अक्षमता के बारे में बात करते हैं। देखिए कैन और में एक जैसे साउंड करता है, सकता है, लोग जैसे यूज किया सकते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन मे और माइट जो है वो किसी चीज की एबिलिटी और इनेबिलिटी नहीं बताता है। मे और माइट जो किसी चीज की संभावना है यानी प्रोबेबिलिटीज बताता है, किसी चीज के होने की संभावनाएं और न होने की संभावनाएं बताता है। अब मे और माइट को लगा करके हम कैसे पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे ये आपको बताते हैं। मे और माइट का डिफरेंस मैं पहले भी आपको जब एटीट्यूड बोर्ड बता रहा था, जब मॉडल के बारे में बात कर रहा था, मैंने बताया था कि मे और माइट जो है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात, संभावनाएं के बारे में बात करते हैं। मे जब किसी चीज़ के होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं तब लगाते हैं, और माइट जब किसी चीज़ के होने की संभावनाएं कम होती है वहाँ पे माइट लगाते हैं। तो कैसे हम मे नॉट और माइट को यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है कि आवर रिजल्ट मे नॉट माइट बी डिक्लेयर टुमारो। अब यहाँ पे किसी के एबिलिटी और इनेबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ पे संभावनाओं की बात है, यानी चीज अपने हाथ में नहीं है। अब यहाँ पे सोचा जा रहा है, कल्पना की जा सकती है कि ये अगर जो चांसेस ज्यादा हैं डिक्लेयर होने के तो मे लगाएंगे, चांसेस बहुत कम है तो मे नॉट लगाएंगे, और चांसेस थोड़े कम है तो माइट लगाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि हमारा रिजल्ट कल डिक्लेयर किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है, तो क्या बोलोगे, आवर रिजल्ट मे बी डिक्लेयर टुमारो। और न घोषित होने के चांसेस ज्यादा हैं तो क्या बोलोगे, आवर रिजल्ट मे नॉट बी डिक्लेयर टुमारो। चांसेस कम है तो आप बोलोगे आवर रिजल्ट माइट बी डिक्लेयर टुमारो। तो देखिए आपने क्या किया, मे नॉट माइट के बाद बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे लगाया है, और पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए आपको तो पता ही है कि पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब इसमें आपकी क्षमता आपकी एबिलिटी और इनेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इसमें चांस की बात हो रही है, संभावनाओं की बात हो रही है। तो वहाँ पे आप कैन और कैन नॉट नहीं लगाएंगे, आप मे नॉट और माइट का यूज करेंगे। अब वही आपको बोलना है कि मुझे भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, चांस ज्यादा है तो क्या बोलोगे, आई मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। चांस बहुत कम है तो क्या बोलोगे, आई मे नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और चांस थोड़े कम है तो क्या बोलोगे, आई माइट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो आपने कैसे देखा कि कैसे कैन, कैन नॉट, मे नॉट और माइट को हम बी के साथ, यहाँ बी का मतलब बी फॉर्म इज एम आर वॉज वेयर नहीं है, यहाँ बी मतलब होना, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके कैसी पैसिव वॉइस को फॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे कैन, कैन नॉट और कहाँ से मे नॉट और माइट को यूज करते हैं पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए।
इसके बाद हम आपको बताएंगे कहाँ पे शुड और मस्ट का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कल जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि कैसे हम कैन, कैन नॉट और मे नॉट और माइट का यूज़ करते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे शुड और मस्ट को यूज़ करते हैं और बी के साथ इसको पैसिव वॉइस में कैसे इसको जो हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको एटीट्यूड बोर्ड में बताया हुआ था कि शुड का यूज जो है जनरली एक बोलने वाला एक स्पीकर होता है, वो केवल एडवाइस, जब किसी को एडवाइस देनी होती है, एडवाइस लेना होता है तो हम शुड का यूज़ करते हैं। और मस्ट का यूज जो होता है स्पीकर कंपल्सन, यानी बोलने वाला अगर जो कोई बात एक ऑर्डर के रूप में बताता है तो मस्ट का यूज़ करते हैं। अब उसको पैसिव वॉइस में कैसे, जैसे हमें करना चाहिए, एडवाइस है आई शुड डू इट, और ये करवाना चाहिए, किया जाना चाहिए, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा हिंदी में। और उसको बोलेंगे शुड बी डन, किया जाना चाहिए, करना चाहिए, किया जाना चाहिए। करना चाहिए अगर ऑर्डर ग्रुप में तो हम बोलेंगे वी मस्ट डू इट, और किया जाना चाहिए अगर ऑर्डर ग्रुप में होगा तो मस्ट बी डन। तो उसी को हम सीखते हैं कि कैसे इसको जो है शुड के बाद बी लगाकर, बी मतलब बी फॉर्म नहीं, बी मतलब होना, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके कैसे शुड बी के साथ हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट शुड, आप शुड नॉट भी लगा सकते हैं, मस्ट नॉट भी लगा सकते हैं, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। चलिए शुड को लेके बोलते हैं। शुड जो मैंने जैसे अभी भी बताया कि शुड जो होता है एक एडवाइस के लिए होता है, जब किसी से एडवाइस लेनी होती है तो हम शुड को लगाते हैं। तो शुड एंड शुड नॉट इज यूज टू शो एन एडवाइस। इसका स्ट्रक्चर जो है वही होगा, सब्जेक्ट शुड और शुड नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपको बोलना है कि मीटिंग को समय से शुरू किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, ये पैसिव वॉइस है हिंदी का। मीटिंग को समय से शुरू किया, आपके बोलने का तरीका भी ऐसा होगा कि जैसे आप कोई एडवाइस दे रहे हो। तो मीटिंग को समय से शुरू किया जाना चाहिए, तो आप कैसे उसको बोलोगे, द मीटिंग शुड बी स्टार्टेड ऑन टाइम। द मीटिंग शुड बी स्टार्टेड ऑन टाइम, स्टार्टेड ऑन टाइम। आपके बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप एडवाइस दे रहे हो। एक और एग्जाम्पल शुड नॉट के साथ, भले ही शुड नॉट के साथ है फिर भी हम एक एडवाइस रूप में हम कैसे यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल, दैट लेमैन होता है बेकार आदमी, जो मतलब जो आदमी बहुत ही स्मार्ट ना हो, बहुत फुर्तीबाज, जिससे काम ना करो, बहुत एक्टिव ना हो, उसको लेमैन बोलते हैं। जैसे बोल रहे दैट लेमैन शुड नॉट बी अलाउड टू मेक हिज पॉइंट इन द मीटिंग या कहीं भी। तो आप एक एडवाइस दे रहे हो कि जो लेमैन है उसको हमको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपनी बात को रखे मीटिंग में, अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, तो शुड नॉट बी अलाउड। तो क्या बोलोगे आप, दैट लेमैन शुड नॉट बी अलाउड टू मेक हिज पॉइंट, चाहे जहां भी इन द मीटिंग। तो आपने देखा कैसे शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड शुड नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं जो एडवाइस रूप में दिया जाता है। जैसे करना चाहिए, किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। तो करना चाहिए एक्टिव वॉइस है और किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस है। नहीं करना चाहिए एक्टिव वॉइस है, नहीं किया जाना चाहिए वो पैसिव वॉइस होता है। अब आते हैं मस्ट पे। जैसे बोला कि मस्ट का यूज जो है स्पीकर जो है एक कंपल्सन है, एक ऑर्डर ग्रुप में करता है, यानी कि अगर जो मस्ट लगा के जब स्पीकर बोलता है, व्हेनेवर स्पीकर इन स्पीकर ही यूजेस मस्ट, दैट मीन्स ही इज शोइंग she is showing her compulsion, that is a form of order, that is what I want to tell you. तो अब देखिए must and must not is used to show speaker's compulsion, that means a kind of order given by the speaker। उसी को हम जो ऊपर मैंने जो ट्रांसलेशन बोला शुड एडवाइस लगा करके कि द मीटिंग शुड बी स्टार्टेड ऑन टाइम, मीटिंग को समय से शुरू किया जाना चाहिए, ये तो एक एडवाइस था। लेकिन अगर तो इसी को ऑर्डर के रूप में बोलना है तो हम शुड को रिप्लेस करेंगे मस्ट से। तो क्या हो जाएगा,
द मीटिंग मस्ट बी स्टार्टेड ऑन टाइम, बोलने का तरीका भी बदल जाएगा और ये शो करेगा कि आप एक ऑर्डर दे रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि दैट लेमैन शुड नॉट बी अलाउड टू मेक हिज पॉइंट इन द मीटिंग, तो ये तो एडवाइस था, लेकिन अगर तो उसी को ऑर्डर में देना है तो शुड की जगह पे हम क्या लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे, तो दैट विल शो ए काइंड ऑफ ऑर्डर गिवन बाय एनी स्पीकर। तो उसी को मैंने कैसे बनाया, दैट लेमैन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मेक हिज पॉइंट इन द मीटिंग। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि शुड और मस्ट दोनों को पैसिव में कैसे बोलते हैं, हिंदी में कैसे वो जो है साउंड करता है। हमें करना चाहिए और वो काम किया जाना चाहिए, तो करना चाहिए एक्टिव वॉइस, किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस। ओके, ऐसे ही मस्ट, आई मस्ट डू इट, मुझे अवश्य करना चाहिए, और ये काम किया जाना चाहिए ऑर्डर के लिए मस्ट, तब मस्ट बी डन। तो आज अभी मैंने आपको बताया कि कैसे शुड और मस्ट का यूज जो है बी फॉर्म के साथ जो है हम पैसिव पास्ट पार्टिसिपल लगा करके पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में पूरा मैंने आपको जो है टू बी और बी के साथ कैसे पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे पैसिव बनाया जाता है, वो आपको बताया। और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद अपने अपने सेंटेंसेस को जो है इसको अपने अपने उसका ट्रांसलेशन कीजिएगा। कोई भी अगर परेशानी हो, कोई गलती हो आपसे हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको आप हमेशा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, बिना इसके आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हो। सी एक्टिव और पैसिव वॉइस आना बहुत जरूरी है। आदमी एक्टिव में कब बोलता है, जब उसको जो है सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, जब आदमी ये सोचता है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें तो केवल ये बताना है कि क्या काम हो रहा है, तो उस समय उसको पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to know about active voice and passive voice. Particularly, we are all Indian and we speak Hindi maximum. So, before we convert into English, we should know how this sounds in Hindi, how active voice sounds in Hindi, and so the passive voice. Similarly, how to translate that Hindi into active voice and that passive voice. You know, that only comes with practice. See, without practice, nothing is possible. The only way to speak good English is practice, practice and practice. तो आपके लिए मैंने ये जो टू बी और बी के साथ जो है एक्टिव और पैसिव का पूरा मैंने बताया। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले में फिर और कुछ आपको बताएंगे। तो इसको पढ़ना मत भूलिएगा, याद करना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप तो सब्सक्राइब अगर तो कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी बोलें कि हमारा ये जो है थोड़ा सा एप्पल इंग्लिश क्लासेस एक चैनल है जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए ही मैंने शुरू किया, वो भी इसको पढ़ें, सीखें और जानें। और फ्री ऑफ कास्ट आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9794350003। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो हमारे इस चैनल को पढ़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और आगे हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ।